हेलो दोस्तों, तो फिर हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हैं। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है वेट। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा था कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में आर डिस्टेंस पे हो तो दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने ये बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ होता है तो अर्थ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग गुरुत्व ग्रेविटी का नाम दे देते थे। इसके बाद ये जो ग्रेविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स या एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है वो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के मास पे जो जनरेट होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या आपका गुरुत्वीय बल के रूप में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट के मास और अर्थ के ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर लेकर चलते थे, जिसी को हम लोग बोलते हैं वेट। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मास एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जबकि वेट एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, मास जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेट एक सदिश होता है जबकि ये आपका एक अदिश होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है और ये जो है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रेविटी एक त्वरण है और ये कैसा होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, इसी कारण से आपका वेक्टर होने के कारण आपका वेट भी वेक्टर। अब देखिए, बात चलती है यूनिट की। तो देखिए, मास का यूनिट आप लोगों ने पहले लेक्चर फिजिक्स में पढ़ा है किलोग्राम। ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपके वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए जरा, आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू ma। और चूंकि ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हमने ससम्मान SI यूनिट क्या दिया था, न्यूटन। तो वेट जो वजन है, भार है, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। याद रहे, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, है ना। याद रखिएगा क्या होता है, न्यूटन याद होगा, है ना। तो देखिए, आपका ये जो वेट है, ये वेट जैसे जैसे जी का वैल्यू बदलता है वैसे वैसे वेट का वैल्यू भी बदलेगा। पिछले आपके जो क्लास में जब हमने ग्रेविटी के बारे में बताया था तो ग्रेविटी जहां जहां बदलता है वैसे वैसे ये भी बदलेगा और हमने 4 पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। देखिए, पहला पॉइंट ये था कि ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे क्या होती है, मैक्सिमम। इसका मतलब वेट भी, किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस से ऊपर या अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर आपका ग्रेविटी जो है वो घटने लगता है। तो भाई, जब ग्रेविटी घटेगा तो वेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेट भी घटेगा, मतलब वेट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि अर्थ के सेंटर में आने पर जो इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन है सभी पॉइंट पर इक्वल होने के कारण जीरो होता है। इसका मतलब जब ये जीरो हो जाएगा तो मास से मल्टीप्लाई होकर के वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब वेट इज जीरो ऑन द सेंटर ऑफ या इन द सेंटर ऑफ अर्थ। और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम अर्थ के इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते थे तो ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती थी। तो जब ग्रेविटी इंक्रीज होता है तो वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक क्वेश्चन आता है कि भाई, यदि हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाए तो हमारा वेट क्या होगा, तो हमारा वेट वहां पर जीरो होगा। ठीक, अगर हम लोग अर्थ के पोल पे खड़े हैं और इक्वेटर पे खड़े हैं तो कहाँ पर हमारा वेट सबसे ज्यादा होगा, तो पोल में वेट ज्यादा होगा और आपके इक्वेटर में वेट कम होगा। याद रहे, आपका वेट जो है जी के साथ साथ बदलते रहता है, लेकिन मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यानी कि यदि आपका मास इक्वेटर में भी 1 kg है तो पोल में भी 1 kg ही रहेगा, लेकिन वेट जो है दोनों जगहों पे बदल जाएगा। तो वेट जो है एक अलग फैक्टर के कारण, बाहरी फैक्टर के कारण भी बदलते रहता है। और इसी वेट के कॉन्सेप्ट को हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि यदि आप किसी लिफ्ट के भीतर वेइंग मशीन में अपना वेट देख रहे हैं तो अलग अलग कंडीशन में आपका वेट कितना मिलता है। तो चलिए देखिए भाई, वेट का कॉन्सेप्ट हमने अर्थ के सरफेस पे देखा। अब हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट, यानी कि आपका लिफ्ट के भीतर एक ऑब्जेक्ट या पर्सन के वेट में क्या इम्पैक्ट आएगा हम वो देखते हैं। तो देखिए भाई, ये एक पर्सन है जो कि लिफ्ट के भीतर एक वेइंग मशीन में खड़ा है जो उसका वेट बता रहा है। अब देखिए,
किसी भी पर्सन का, किसी भी बंदे का वेट क्या हो जाता है, mg, W इज इक्वल टू mg। अब लेकिन ये जो लिफ्ट है, यदि ये फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा। लेकिन लिफ्ट इस रस्सी से जुड़े होने के कारण इस लिफ्ट का मोटर इसको जितना ऊपर और नीचे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, उतना इसमें इम्पैक्ट आएगा, इतना इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो भाई इस बंदे के मास में, इस पर्सन के मास में आपके लिफ्ट के ऊपर और नीचे जाने का भी इफेक्ट दिखाई देगा, यानी कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी इस पे इम्पैक्ट मारेगा। तो चलिए अलग अलग कंडीशन में, तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कि किसी लिफ्ट के भीतर खड़े पर्सन के वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है। और फ्रीली अर्थ सर्कल पे खड़े हुए किसी पर्सन के वेट के लिए आपका फॉर्मूला केवल इतना होगा, W इज इक्वल टू mg। तो लिफ्ट के भीतर लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी उस मास पे, है ना, कारण इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए अलग अलग कंडीशन, पहला कंडीशन ये देखते हैं कि भाई लिफ्ट जो है वो रुका हुआ है, स्थिर है। तो लिफ्ट जब स्थिर है तो लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और दूसरा, यदि लिफ्ट प्रति सेकंड आपका 1 मीटर सरकता है तो दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर ही सरकेगा, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर ही सरकेगा, चौथे सेकंड में भी 1 मीटर ही सरकेगा। मतलब समय के साथ इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है। तो भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो भाई 1 सेकेंड अंतराल में आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो लिफ्ट खड़ी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। ठीक है भाई। तो ऐसे केस में आपका व्यक्ति का वेट वो है, कैसा इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। भाई जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो देखिए इस फॉर्मूले से मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू mg, यानी कि व्यक्ति का वास्तविक भार, द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन किस कंडीशन में होगा, जब लिफ्ट खड़ी हो या वो, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही हो। अब सोचिए जरा, लिफ्ट जो है वो अगर आपका ऊपर की ओर चढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, बल्कि पहले सेकंड में 1 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, मतलब समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बदलती जा रही है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इस तरह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही, मतलब एक्सेलरेशन के साथ वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब जरा समझना कि यहाँ पर प्लस और माइनस किसको लेंगे, जरा देखते हैं। तो मान लीजिए ये लिफ्ट का सरफेस है, ये वेइंग मशीन है और ये पर्सन है। हमने कहा है कि लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ त्वरित गति से ऊपर जा रही है। तो ऊपर जब जाएगी तो देखो ये पर्सन स्वतंत्र है, लिफ्ट से बंधा नहीं है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वेट इज अ फोर्स। आपको पता है वेट इज अ फोर्स, mg। हमने इसको लिखा है कि F इज इक्वल टू ma, तो a यहाँ पर g एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो ये एक फोर्स है, यानी कि ये पर्सन अपने वेट के कारण नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा और लिफ्ट अपनी एक्सेलरेशन के कारण इस मास के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। मतलब पर्सन नीचे फोर्स लगा रहा है और ये लिफ्ट का सरफेस ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये जो वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन पर एक दबाव महसूस होगा, एक आपको फोर्स महसूस होगा, जिसके कारण आपको जो एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा वेट महसूस होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस का सिंबल ले लेंगे। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, वेट ऑफ द पर्सन क्या हो जाएगा, mg प्लस लिफ्ट का एक्सेलरेशन। और इसी कॉन्सेप्ट में अगर लिफ्ट एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे उतर रहा हो तब क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। अब जब लिफ्ट नीचे जा रही हो तो ये mg और यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि ये पर्सन जब लिफ्ट के वेइंग मशीन पर अपना वेट डाल रहा होगा तो लिफ्ट क्या करेगा, नीचे मूव कर देगा, यानी एक्चुअल वेट इसका लगता रहे तब तक लिफ्ट क्या होता रहेगा, नीचे खिसकते रहेगा। भाई आप वेइंग मशीन पर खड़े हो और वेइंग मशीन नीचे चला जाए तो एक्चुअल वेट बता पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि पर्सन का जो वेट होता है वो उसके एक्चुअल वेट से कम दिखाई देगा। यानी यहाँ पर जब लिफ्ट खड़ी है तो एक्चुअल वेट होता है, त्वरित गति से जब ऊपर जा रही हो तो वेट थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है और जब नीचे जा रही है तो वेट नॉर्मल महसूस होता है। अब जरा देखिए
इस तरह से आप खेल खेल रहे हैं ऊपर नीचे जाने का और इसी क्रम में कहीं लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं रह गया, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो वो मशीन बना रहा था, ये रस्सी कॉर्ड बना रहा था। अगर कॉर्ड टूट जाए तो इस लिफ्ट का और पर्सन दोनों का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में आपका A इज इक्वल टू जी। चलिए देखते हैं। जब A इज इक्वल टू जी तो यहां पर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एम जी, और लिफ्ट नीचे कर रही है तब माइनस लेना है, ठीक, तो माइनस एम जी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो W इज इक्वल टू जी, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट के अंदर व्यक्ति का या वस्तु का जो वेट है, भार है, वो 0 होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है घुमा फिरा कर कि आप जब, मैं इसको बाद में बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं इसी को पूरा कर लेता हूँ। अंतिम कंडीशन ये देखते हैं कि यदि लिफ्ट जो है, इसमें मान लीजिए लिफ्ट का जो नीचे जाने का एक्सेलरेशन है वो अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा है। मान लीजिए हम यहाँ पे मशीन लगा दे भाई, जिसके कारण अर्थ, इसका लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे जाने का जी से ज्यादा हो। कंडीशन क्या लग गया है कि ए इज मोर देन जी, यानी आपका अर्थ का जो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहीं पर सपोज ये लिफ्ट के नीचे जाने का एक्सेलरेशन सपोज मान लेते हैं कि ये आपका 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ज्यादा है, तब क्या होगा? तब mg माइनस ma, और चूंकि a की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ये पर्सन जो है ये धीमे गति से नीचे उतरेगा g के इफेक्ट में, जबकि लिफ्ट अपने एक्सेलरेशन के कारण तेजी से नीचे जाएगा, तो ये पर्सन लिफ्ट के सरफेस को छोड़ करके लिफ्ट की छत से जा चिपकेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन में लिफ्ट में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी और अपलोड कर सकें। अब भाई देखिए, जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने वाला था, जो क्वेश्चन कई बार आता है इस लिफ्ट के वेट से रिलेटेड घुमा के, वो देखते हैं। भाई देखिए, ये एक बिल्डिंग है जहां यहाँ पर खड़ा होकर आप एक बॉल को छोड़ते हैं। तो ये बॉल की कंडीशन, ये पहला पोजीशन, बॉल जब फ्रीली छोड़ दिए तो वो जी के इफेक्ट में पोजीशन बी तक आया, और फाइनली ये कुछ टाइम के बाद अर्थ के सरफेस से जा टकराया, पोजीशन सी पर आया। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस बॉल का जो वेट है वो मिनिमम कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है? तो आप इसका आंसर बिना सोचे समझे कीजिएगा। किस पॉइंट पर? ए, बी और सी। तो देखिए भाई, हमने अभी प्रूव किया है कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी है, जी है, वो 0 प्रूव किया था हमने, उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता। यानी कि इस पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 0 होगा। मिनिमम मतलब 0 होगा। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा पूछा जाएगा, तो हमने पहले लेक्चर में बताया है कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब यहाँ मैक्सिमम होगी। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि ऊपर और नीचे जाने पर जी घटता है, तो यहाँ आपके हाथ में जब बॉल है तब, और यहाँ सरफेस में है तब, तो जी की वैल्यू सरफेस पे ज्यादा होती है, तो वेट मैक्सिमम आपके नीचे सी पर है और मिनिमम कहाँ पर है, बी पर है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 0 ही होता है। अगला हम लोग जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे।